वो जागे और अंधेरे से उजाले की ओर शिक्षा नीति को ले जाकर के करने का काम करे और इस देश के नौजवानों को अंधेरे से उजाले की ओर प्रगतिशील समाज का एक हिस्सा बनने के लिए उनको पुरजोर जो है व्यवस्था देने का काम करे। यही मान्यवर, भारत में जन्म लेने से पहले एक बहुत ही बड़ा जुआ खेला जाता है। यदि आप पुरुष हैं, उच्च जाति के हैं और एक धनी परिवार में आप जन्म लेते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी जीत करके भारतवर्ष में पैदा होते हैं। भारत में शैक्षिक असमानता जन्म से ही स्थापित हो जाती है। जातिगत, भौगोलिक और लैंगिक स्तर पर यह देखने को मिल जाता है। कोविड-19 महामारी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के खोखलेपन को उजागर करने का काम किया है, उसकी पोल खोलने का काम किया है। खास तौर से सरकार के महिला शिक्षा अभियान में जो खामियां हैं उसको कोविड-19 ने पूरी तरह से हमारे सामने ला करके दिखा दिया है। अपनी बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह साफ किया था, सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने बताया कि देश में छात्राओं की भर्ती के आंकड़े बढ़ गए हैं, लेकिन वह यह बताना भूल गई कि भारतीय बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेना कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिन आंकड़ों पर वह चुप थी वह कुछ इस प्रकार है। प्राथमिक शिक्षा में जहां 91% बच्चियां दाखिला लेती हैं, वहीं कक्षा 5 तक यह आंकड़ा गिर करके 51% पर आ जाता है। और उसके बाद भारत में एक महिला के रूप में जन्म लेने के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों को झेलते हुए मात्र 31% महिलाएं ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए, राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं को में एक ऐसा माहौल पैदा करने का उद्देश्य है जिसमें बालिकाएं अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करने तक, पूरा करने तक वहां पे पढ़ती रहें। यह ऐसा माहौल पैदा करने का उद्देश्य राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन के तहत करना चाहिए था। इस योजना पर सन 2019 और 2020 के वित्तीय वर्ष में खर्च 8.57 करोड़ रुपया किया गया था। और फिर उसके उपरांत इसी वित्तीय वर्ष 2020 और 21 वित्तीय वर्ष में इस स्कीम को बढ़ा करके 110 करोड़ रुपया कर दिया गया। लेकिन साल के आखिरी में हमने क्या देखा, मात्र 110 मतलब 1 करोड़ रुपया खर्च किया और 109 करोड़ रुपया वो खर्च ही नहीं कर पाए। आखिर ये 109 करोड़ रुपया कहां गया? ये बच्चियों को और महिला सशक्तिकरण पे क्यों नहीं खर्च हुआ? क्या ये भी बस एक जुमला था मान्यवर? और अब इस वित्तीय वर्ष में आप देख लीजिए, जिस बजट को बढ़ना चाहिए था उस बजट को पुनः 1 करोड़ रुपया कर दिया गया। आखिर हम महिला सशक्तिकरण कैसे कर पाएंगे? यह हमारे देश में जो महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता है उसके खोखलेपन को उजागर करने का काम करती है। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको यह विश्वास रहता है कि सरकार से अच्छी शिक्षा उनको प्राइवेट स्कूलों में मिलने का काम होगा। और यही बात है। और यहां पे यह भी गौरतलब है मान्यवर कि सरकारी स्कूल में जो छात्राओं के बढ़ते आंकड़ों का ढिंडोरा यहां पे पीटा गया था, उसके पीछे जो सच है वह यह है कि सरकारी स्कूलों में एक घटिया पढ़ाई के लिए बच्चियों को ठेल दिया जाता है और प्राइवेट स्कूलों में पुरुष यानी कि बेटों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अभिभावकों को लगता है कि बेटा तो जिंदगी भर साथ रहेगा, इसको अच्छी शिक्षा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसकी शिक्षा में अच्छी शिक्षा, और महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है और सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है। तो क्या ये जो रेपुटेशन सरकारी स्कूलों की बनी हुई है उसको और बेहतर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कितना धन आवंटित किया गया है? मैं वही कह रहा हूं यहां पे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के धन को घटाने का काम किया गया है और ये सरकार के महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जिसका ढिंडोरा पीटा जाता है, उसके खोखलेपन को उजागर करने का काम करता है। उच्च शिक्षा पे मैं बात करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, देश के किसी भी कस्बे में कोई भी ढंग का सरकारी कॉलेज नहीं चल रहा है। आप मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में आकर के देख लीजिए
किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे तो आपको वहां पे 30 से 40% शिक्षक ही उपलब्ध मिलेंगे। वहां पे पदों की रिक्तियां अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर किसी को उन रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। इसके पीछे सबसे ज्यादा नुकसान वहां के नौजवानों को उठाना पड़ता है। मान्यवर, यदि हमारे देश में स्कूल और कॉलेजों में बढ़ते छात्रों की तादाद को देखते हुए उचित संख्या टीचरों की अगर हमें बढ़ानी होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 3 साल तक प्रति वर्ष 8 लाख टीचरों की भर्ती होनी चाहिए, 8 लाख टीचरों की। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है? बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इतना सुनहरा अवसर की प्रतिवर्ष 8 लाख टीचरों की नियुक्ति की जाए, उसको हम गंवाने का काम करते हैं और ऐसे सुनहरे अवसरों को हम लोग ठुकरा देते हैं, लात से मार देते हैं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में और पूरे पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहेंगे और शिक्षक बनना चाहेंगे, लेकिन उनको ये अवसर सरकार देने का काम नहीं करती है। वहीं पे ही डिजिटल इंडिया की बात होती है, इंडस्ट्री 4.0 की बात होती है। मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि केवल 30% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध है। मान्यवर, मेरे पास 10 मिनट है, यहां पे ज्यादा लोग भी नहीं है, मुझे थोड़ा सा और 5 मिनट का समय दिया जाए, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। सरकारी स्कूलों में 30% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध है। पांडे और जी, अगले वक्ता को भी देना है ना। जी, तो मेरे को 2 मिनट आप और दें। एक मिनट बोले। मैं उन्हीं के लिए ही बोल रहा हूं। नहीं, मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है। मान्यवर, फिलहाल मैं उनके विचारों को यहां व्यक्त कर रहा हूं। फिलहाल उपलब्ध नहीं हो, मात्र 12% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। 12% स्कूलों में, यानी कि हर 100 स्कूल में सिर्फ 12% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले यहां पे 2-4 और चीजें बताना चाहता हूं कि इस वातावरण में सरकार एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है। इसके उत्कृष्ट उद्देश्य है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसी एनईपी पॉलिसी में कहा गया कि जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। लेकिन भारत में सच्चाई क्या है? 3% के आसपास शिक्षा के ऊपर जीडीपी के 3% का खर्च किया जाता है। यहीं आपके बगल अफगानिस्तान में, जिसको हम मदद करते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, वहां पे 4% जो है शिक्षा पर अफगानिस्तान खर्च करता है। और पूरे विश्व में जो औसतन खर्च शिक्षा पर है वो 4.5% है। मान्यवर, हमारे देश में शिक्षा पर और खर्चा करने की जरूरत है। यहीं पे ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब भारतीय शिक्षा प्रणाली की यह दुर्दशा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे देश में 2014 से लेकर के 2016 तक, और यहां पे इसी सदन में एक मंत्री ने बताया है कि करीब 26,500 नौजवानों ने, बच्चों ने जो पढ़ाई करते हैं, आत्महत्या करने का काम किया है। और उसके पीछे क्या कारण है कि वो अपनी आत्महत्या कर ले रहे हैं, यह भी जानने की जरूरत है। मान्यवर, आपको जान के दुख होगा कि हर घंटे एक छात्र आत्महत्या करने का काम करता है। उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता दूं 2 मिनट में खत्म करने से पहले। आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि जो है हर घंटे जो है एक आदमी आत्महत्या करता है, क्योंकि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहां पे मान्यवर, लैबों में आप जाएंगे तो यंत्र उपलब्ध नहीं है, प्रैक्टिकल्स वो कर नहीं पाते हैं। आप अगर टॉयलेट्स में जाएंगे तो वो अच्छे नहीं है, तो महिलाएं जो अपने पीरियड से गुजरती हैं वो स्कूल आना बंद कर देती हैं। और उसी के साथ साथ जो भी मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो वहां पे उपलब्ध नहीं है। और बच्चों को ये लगता है कि वो अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेजों में गए थे, लेकिन वहां सिर्फ उनको अंधकार ही अंधकार नजर आता है, और इसी कारण से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इस सदन को इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए कि 1 घंटे में एक बच्चा आत्महत्या करने का काम करता है। अपनी बात खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दुख की बात तो यह है कि हर साल दर साल, मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, हर साल दर साल हम इस सदन में आकर के बजट पास करते हैं। साल दर साल वो बजट आवंटित होता है और जाता है, और साल दर साल जब हम वापस आकर के पिछले साल के बजट की तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि जो हमने बजट आवंटित किया था उसको पूरी तरह से हम खर्च ही नहीं कर पाए। और यही कारण है कि हमारा नौजवान और हमारे कॉलेजेस उदासीन होते चले जाते हैं और उनको भविष्य अपना अंधकार में नजर आने का काम करता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी
शैक्षिक संस्थाओं को और मजबूत नहीं कर पाए, अगर भारत में अपने नौजवानों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाए, अगर ये आने वाली जो चौथी औद्योगिक क्रांति है उसमें हम अपने नौजवानों को सशक्त नहीं बना पाए, उनको अच्छे टीचर नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के हमारी जो नींव है उसको खोखला करने का काम कर रहे हैं, उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, अपनी जड़ों में गर्म पानी डालने का काम कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वो जागे और अंधेरे से उजाले की ओर शिक्षा नीति को ले जाकर के करने का काम करे और इस देश के नौजवानों को अंधेरे से उजाले की ओर प्रगतिशील समाज का एक हिस्सा बनने के लिए उनको पुरजोर जो है व्यवस्था देने का काम करे। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।